बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। मैं हूं वात्सल्य राय और मेरे साथ हैं अंजुम शर्मा। अब हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई हो, ये गिरफ्तार होकर जेल जाएं और उन पर मुकदमा चले अदालत। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन, पुलिस पर भी हुआ पथराव। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा, मस्जिद कमेटी ने नहीं की थी प्रदर्शन की अपील। देश भर में प्रशासन सख्त। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है, पर्याप्त सतर्कता बरती जा रही है। लगभग अब सभी जगह शांति है। अगर किसी ने भी अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बीबीसी से खास बातचीत में विवाद पर दी राय। देखिए, मैं माफ़ी भी नहीं चाहता हूँ। माफ़ी से पहले बहुत से ऐसे दर्जे होते हैं, जैसे कि जब कोई बदमज़गी हो मुल्कों के दरमियान, डिप्लोमेसी में उससे डील करने के बहुत से तरीके हैं। बात राज्यसभा चुनाव और खेल की दुनिया की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं पूरे दिन का हाल अंजुम शर्मा से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एलएसी के पास चीनी गतिविधियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि सरकार इसकी अनदेखी कर भारत के साथ विश्वासघात कर रही है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ आर्मी पैसिफिक के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिन की उस टिप्पणी का जिक्र किया है जिसमें एलएसी के पार बढ़ते चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर को चौंकाने वाला बताया गया था। जनरल चार्ल्स ए फ्लिन भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। अमेरिकी कांग्रेस के एक पैनल ने कहा है कि कैपिटल हिल पर पिछले साल हुआ हमला डोनाल्ड ट्रंप का तख्ता पलट की कोशिश थी। पैनल के रिपब्लिकन डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि ट्रंप का उद्देश्य राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार को पलटना था। ट्रंप ने इसे खारिज करते हुए एक छलावा बताया है। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि मारियोपोल शहर में मानवीय स्थिति अब खराब हो रही है। वहां लोगों को हैजा जैसी बीमारियों का खतरा है। शहर के निर्वासित डिप्टी मेयर ने कहा कि शहर में साफ पानी की कमी है और लोगों के शव अभी भी खंडहर में खोजे जा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूस की एक प्रॉक्सी अदालत ने ब्रिटेन के 2 और 1 मोरक्कन नागरिक को मौत की सजा सुनाए जाने पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि युद्ध में बंदी बनाए लोगों के खिलाफ इस तरह की सुनवाई युद्ध अपराध है। दक्षिण कोरिया में बढ़ते तेल के दामों की वजह से लॉरी ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने लगा है। बुसान के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह पर माल की आवाजाही 80% तक कम हो गई है। वहीं कार निर्माता कंपनी ह्यूंडई ने अपना प्रोडक्शन आधा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने केन्या में खाद्य असुरक्षा के बढ़ते स्तर की चेतावनी दी है। हालिया आंकड़ों से पता चला है कि 1 साल पहले की तुलना में इस साल 10 लाख अधिक लोग खाद्य संकट का सामना कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव केन्या के उत्तरी क्षेत्र में हो सकता है। पूर्वी अफ्रीका इस साल गंभीर सूखे का सामना कर रहा है। और जर्मन की संसद के ऊपरी सदन ने सैन्य खर्च बढ़ाने की योजना को मंजूरी दे दी है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की प्रतिक्रिया के तौर पर 100 अरब यूरो के फंड का प्रस्ताव किया गया था। इसका उपयोग सशस्त्र बलों की 3 शाखाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। नमस्कार, बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। आज पूरे दिन की क्या खास खबरें थी आपने अभी सुना, और अब एक पूरी खबर का विश्लेषण। आज विस्तार से बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में देश भर में मुसलमानों के प्रदर्शन पर। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अंजुम शर्मा। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में आज देश के कई शहरों में मुसलमान विरोध जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतरे। ज्यादातर शहरों में प्रदर्शन जुमे की नमाज के बाद हुआ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना समेत कई और प्रदेशों में प्रदर्शन हुए। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर बैनर और पोस्टर लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। जामा मस्जिद के शाही इमाम से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रदर्शन को लेकर मस्जिद कमेटी की ओर से कोई अपील नहीं की गई थी। अंजुम शर्मा, आपने भी देखा कई जगह टकराव वाली स्थिति बन गई थी। आपने लगातार नजर बनाई रखी पूरी स्थिति पर, क्या दिखा आज पूरे दिन?
वात्सल्य, पूरे दिन आज जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुए हैं। आप दिल्ली से लगाए कोलकाता, बेलगावी, जम्मू कश्मीर, आप जहां का नाम ले वहां पर इस तरह के प्रदर्शन देखे गए हैं। जामा मस्जिद का आपने खुद उदाहरण दिया। मस्जिद की सीढ़ियों पर नमाजियों ने काफ़ी देर तक पोस्टर बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नवी मुंबई में महिलाओं ने एक रैला निकाला विरोध प्रदर्शन करते हुए। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, प्रयागराज, लखनऊ सहित कई शहरों में प्रदर्शन हुए। मैंने इसीलिए बीबीसी संवाददाता अनंत जनाने से बात की और जानना चाहा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए और अभी वहां का क्या हाल है। मुख्य प्रोटेस्ट जो हमने देखे हैं, एक तो वो सहारनपुर में देखा है, ये घंटाघर चौक पर काफी सारे लोग, भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई थी। वहाँ की जो प्रमुख मस्जिद है जामा मस्जिद, वहाँ से लोग निकले और घंटाघर की ओर बढ़े। और प्रशासन कहता है कि उन्होंने जुलूस निकालने की या प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं ली थी, इसलिए वहाँ पे उन्हें खदेड़ा गया। इस तरीके की कार्रवाई सहारनपुर में देखने को मिली। प्रयागराज के अंदर अटाला करके एक इलाका है, वहाँ पर भी जुलूस निकला, प्रदर्शन हुए और फिर उसके बाद पत्थरबाजी की खबर भी आई है और फिर वहाँ पे कई गाड़ियों को आग लगा दी गई और फिर एक वहाँ पे पीएससी का ट्रक भी मौजूद था जिसने भी आग लगाई है। तो इन तमाम तस्वीरों को देखा जा रहा है, ये सोशल मीडिया पे भी है। प्रशासन की तरफ से यही बात सामने आ रही है कि उन्होंने हल्का बल प्रयोग किया है। अनंत जनाने थे, उत्तर प्रदेश में नजर बनाए हुए थे और उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले हफ्ते भी बिल्कुल दिक्कतों की खबर आई थी और इसी विवादित टिप्पणी की वजह से वो खबरें आई थी। जैसा अनंत ने बताया वात्सल्य अभी कि प्रयागराज में कुछ आगजनी की खबरें आई हैं, तो प्रयागराज के डीएम संजय कुमार खत्री ने बताया कि एहतियात के तौर पर वहां पर और ज्यादा पुलिस अब डिप्लॉय की जा रही है। कल जितने हमारे धर्माचार्य है, इमाम, पेशवा वगैरह सबके साथ हम लोगों ने बैठक किया था और उन्होंने सब ने भी सुनिश्चित करके बताया था कि बिल्कुल पीस रहेगा। लेकिन जिस तरह की सिचुएशंस आज थी अटाला क्षेत्र में, तो नए लड़कों ने शरारत जरूर किया, लेकिन हल्का बल प्रयोग करके बिल्कुल चीज़ों को शांत कर दिया गया है और अब चीज़ें बिल्कुल पीसफुल है। और अब भी हम एहतियात के तौर पर हमारी बहुत बड़ी फोर्स आ रही है। एहतियात के तौर पर बहुत बड़ी फोर्स आ रही है और ये फोर्स केवल प्रयागराज नहीं, कई शहरों में हम लोगों ने देखा लगातार, जब हम पूरे दिन नज़र बनाए हुए थे और लगातार देख रहे थे कि प्रशासन वात्सल्य किस तरीके से जवाब दे रहा है। जैसे पथराव की जो घटनाएं हुई उसके बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं। अवनीश अवस्थी जो कि एसीएस होम है, उन्होंने अपील की कि आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप उसे लोकतांत्रिक तरीके से रखिए। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है, पर्याप्त सतर्कता बरती जा रही है। लगभग अब सभी जगह शांति है। प्रयागराज में जो घटना हुई, जो सख्ती होगी, अगर किसी ने भी जो है अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे आने वाले समय में भी हम अपील करना चाहेंगे पूरे प्रदेश में कि लोग शांति बनाए रखें। जो भी भाव है वो डेमोक्रेटिक रूप में जो है अपना जो विरोध बताना चाहते हैं या ज्ञापन देना चाहते हैं, ज्ञापन दें, जिला प्रशासन को दें, पुलिस को दें, लेकिन अनावश्यक कहीं सड़क पर ना आए। तो ये तो पूरा उत्तर प्रदेश का हाल था, लेकिन इस तरीके की खबरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी आई और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में मैंने जानना चाहा, वहाँ के हमारे बीबीसी संवाददाता माजिद जहांगीर हैं, उनसे मैंने पूछा कि जब दक्षिण से लेकर उत्तर और पूर्व पश्चिम हर जगह से खबरें आ रही हैं, तो श्रीनगर का क्या हाल है? श्रीनगर में एकदम सुबह जो देखने को मिला कि कई इलाकों में दुकानें बंद थी और इसी तरह अनंतनाग में भी हमने पता किया कि वहां भी कुछ दुकानें खुली थी, कुछ दुकानें बंद थी। और नमाज के बाद फिर कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए, लेकिन वो बहुत ही पीसफुल, बहुत बड़े प्रोटेस्ट नहीं थे। कई जगहों पे वेरियस प्लेसेस पे इस प्रोटेस्ट हुए इस हवाले से, और लोग नपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे जहां जहां भी वो प्रदर्शन हुए। हालांकि बहुत ही कम संख्या में उन प्रदर्शनों में लोग शामिल थे जहां जहां भी हुए। श्रीनगर में काफी सिक्योरिटी जो है तैनात की गई थी डाउनटाउन इलाके में, लाल चौक में, क्योंकि डाउनटाउन में जामा मस्जिद जो कश्मीर की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है, उस इलाके में भी सुरक्षा वालों को तैनात किया गया था। इंटरनेट को एकदम बंद किया गया सुबह से ही, और अभी तक हमने एक दो जगहों पे भी अभी फोन किया था इंटरनेट की स्थिति को जानने के लिए, और अभी भी कई इलाकों में जो है इंटरनेट बंद है।
अंजुम शर्मा, माजिद जहांगीर ने कश्मीर का हाल बताया, लेकिन जो तस्वीरें ज्यादा चिंता करने वाली आ रही थी, जो हम लोग टेलीविजन पे देख रहे थे रांची का, वहां क्या स्थिति रही? रांची में देखिए, वहां के मेन रोड पर हिंसक प्रदर्शन की खबरें सुनाई दी, दिखाई दी, और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को कुछ कार्रवाई भी करनी पड़ी, जैसे कि आमतौर पर पुलिस करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ना आदि आदि। तो रांची में जब भारी बवाल हुआ और पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, वहां के जो डीएम है उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन रांची के डीआईजी अनीश गुप्ता क्या बोले, सुन लेते हैं। देखिए, हम अभी प्रयास कर रहे हैं, स्थिति नियंत्रण में है, थोड़ी तनावपूर्ण है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। भारी बलों की तैनाती की गई और वरीय पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद है। बैलेंस क्यों हुआ सर? देखिए, उसकी छानबीन की जा रही है। अभी वर्तमान में स्थिति को नियंत्रण में किया जा रहा है। कितने लोग हैं पुलिस तरफ से? अभी बताना मुश्किल है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भीड़ है वो यहाँ से स्प्रेड आउट हो जाए। तो ये उस समय की क्लिप आप सुन रहे थे रांची के डीआईजी की, जब वो भीड़ को हटाने की वहां से कोशिश कर रहे थे। इस पूरे वाकयात पर, इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने वात्सल्य कहा है कि आज बाकी भारत कश्मीर की तरह दिख रहा है। जी, सुब्रमण्यम स्वामी आजकल जो भी कमेंट कर रहे हैं, माना जाता है कि वो बीजेपी से नाराज हैं, तो उसके विरोध में भी कई लोग इस तरह के कमेंट को देखते हैं। मैं बता दूं कि बांग्लादेश में भी राजधानी ढाका समेत कई शहरों से प्रदर्शन की खबरें आई हैं। अंजुम, हम बता दें कि इस मामले की शुरुआत बीते महीने के आखिर में हुई थी। नुपुर शर्मा, जो इस विवाद की शुरुआत तक बीजेपी की प्रवक्ता थी, आपको याद ही होगा, वो एक टेलीविजन डिबेट में दरअसल हिस्सा ले रही थी। उन्होंने ये कथित टिप्पणी, जिसको लेकर पूरा विवाद चल रहा है, उसी डिबेट में वो टिप्पणी की थी। इसे लेकर जब कतर और दूसरे इस्लामिक देशों ने विरोध जाहिर किया, तो बीजेपी ने उनकी सदस्यता को निलंबित कर दिया। नवीन कुमार जिंदल नाम के एक और नेता थे बीजेपी के, जिन्हें पार्टी ने बाहर निकाल दिया था। लेकिन आज देश में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है, वो पहले देखने को नहीं मिला था। इसे लेकर मैंने अपने साथी जुबैर अहमद से बात की और पूछा कि पहले ये मामला दब सा गया लगता था, अचानक इसके बढ़ने की क्या वजह रही? देखिए, बाहर की दुनिया को ऐसा लग सकता है कि मामला दब गया था या थम गया था, लेकिन मुस्लिम समुदाय के अंदर नाराज़गी पहले दिन से ही काफ़ी ज़्यादा थी। जब एक्शन लेने के लिए कम्युनिटी कह रही थी, तो सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन लिया नहीं, जब तक कि खाड़ी देशों ने इस पर एतराज़ नहीं किया। तो कई मुसलमान बाद में कहने लगे, देखो, जब हम कह रहे थे तो आपने कुछ नहीं किया, खामोश रहे, और अब खाड़ी देश जब एतराज़ कर रहे हैं तो आप एक्शन ले रहे हैं, और नुपुर शर्मा को आपने सस्पेंड किया पार्टी की जो प्राइमरी मेंबरशिप से। ये इस बात से भी नाराज़ था कि हम भारतीय हैं, हम एतराज़ कर रहे हैं तो आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, और विदेश में इसकी चर्चा हो रही है तो आप उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और झुक रहे हैं आप। यही सब बातें व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रही थी। मुस्लिम समुदाय के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि जब प्रॉफेट मोहम्मद की बात आती है तो उसको, उसकी तौहीन बर्दाश्त नहीं है किसी भी तरीके से। हमने कई इतिहास में ऐसी मिसालें देखी, जैसे कि सलमान रुश्दी की किताब आई थी सैटानिक वर्सेस, उसका रिएक्शन पूरी दुनिया में हुआ था, लेकिन भारत में भी उसको बहुत ही ज़बरदस्त उस पर जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। भारतीय मुसलमान बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और यहाँ तक कि सलमान रुश्दी को जान देने की धमकी, और ईरान में भी बहुत कुछ हुआ इसमें। इसी तरह से तस्लीमा नसरीन ने जब बयान कुछ इस तरह का दिया था, तो वेस्ट बंगाल में इस पे बहुत मुसलमानों ने इतराज़ किया था और सड़कों पे उतर आए थे। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको आप अंग्रेज़ी में कहते हैं नॉन नेगोशिएबल, इसमें नेगोशिएट नहीं हो सकता। तो शायद वही चीज़ सामने अभी देखने को मिल रही है कि भाई आप ने हमारे प्रॉफिट के ऊपर जिस तरह के बयान दिए जो आपको नहीं देना चाहिए, ये नो गो एरिया है, और उसके बाद जब हमने इतराज़ किया तो उस पर आपने कोई एक्शन भी नहीं लिया, तो अब वो उसका जो है मुजाहरा वो आज हमें देखने को मिल रहा है। और उसकी एक और भी वजह है कि आज जुमे का दिन था, तो सामूहिक तरीके से लोग मस्जिदों में आते हैं, तो जब सामूहिक तरीके से बात होती है और सामने जब स्ट्रेंथ दिखती है तो लोगों का मनोबल भी बढ़ता है और वो सड़कों पे आते हैं। अब पिछले हफ्ते कानपुर में भी कई लोग जो है मुसलमान सड़कों पे आए थे, उसके बाद काफ़ी कार्रवाई हुई थी, बहुत सारे लोग अरेस्ट किए गए थे, तो थोड़ा सा एक तरह से भय भी होगा उनके अंदर कि बाहर निकलेंगे प्रोटेस्ट में तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा या हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगा। तो इसीलिए आज उनको ऐसा लगा कि ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये सब बातें हो रही थी कि आज सड़कों पे उतर के और इस प्रोटेस्ट करना है। उसकी एक ख़ास वजह ये भी है कि मुसलमानों को लगता है कि सरकार ने एक्शन नहीं लिया,
पार्टी ने ज़रूर एक्शन लिया लेकिन सरकार ने नहीं लिया। जी, क्या सरकार के सामने कोई ऐसी दुविधा भी कई लोग बताते हैं कि जब नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको सस्पेंड किया गया पार्टी से, उसके बाद ट्विटर पर उनके समर्थन में काफ़ी ट्रेंड चले, इसके बाद क्योंकि एक तरफ से इधर से भी विरोध हो रहा था, दूसरी तरफ से भी विरोध होने लगा, तो क्या सरकार के लिए कोई दुविधा की स्थिति है? अब देखने का नजरिया है, सरकार चाहे तो कार्रवाई कर सकती थी, और अगर ये आज जो कुछ भी हो रहा है, वायलेंस हो रहा है और मुजाहरे हो रहे हैं, इससे बचने के लिए सरकार अगर चाहती तो नुपुर शर्मा या जो दूसरे प्रवक्ता थे उनके खिलाफ एक्शन ले सकती थी, तो शायद ये इनकी नाराजगी दूर हो कहने के लिए कि एक्शन लिया गया कि केस किए गए हैं। हाँ, केस दर्ज जरूर हुए हैं, लेकिन उसमें बैलेंस करने के लिए 2 मुसलमान 2 हिंदू इस तरह से दिल्ली पुलिस ने किया है। लेकिन अगर गिरफ्तारी होती तो शायद इनकी नाराजगी दूर हो जाती, या सरकार की तरफ से कोई बयान आता है। हालांकि कुछ मुस्लिम पढ़े लिखे जो मुसलमान हैं वो ये भी कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने अब माफ़ी मांग ली है और वो अपने बयान से बहुत मतलब उनको ठीक नहीं लग रहा है कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, तो यहीं पे मामला ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही मुट्ठी भर लोग हैं। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आगे सुनवाएंगे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से खास बातचीत, जो इसी मुद्दे पर बोले हैं। आज रिलीज हुई फिल्म और खेल की खबरों पर भी बात करेंगे। उसके पहले हमारे उन तमाम लोगों की बात जो कार्यक्रम सुन रहे हैं और फेसबुक और यूट्यूब पर लगातार कमेंट भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अंजुम शर्मा आप बड़ी दिलचस्पी से सारी टिप्पणियां पढ़ रहे हैं। क्या लिख रहे हैं लोग? टिप्पणियां लिख रहे हैं। कुछ टिप्पणियां बहुत अच्छी, जो हिंदी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जो संस्कृत निष्ठ हिंदी होती है वात्सल्य, उसमें आई हुई हैं, और कुछ टिप्पणियां अंग्रेजी में आई हुई हैं। आज मेरा मन है कि मैं अंग्रेजी वाली टिप्पणी भी शामिल कर लूं, लेकिन सबसे पहले परमवीर रावत पूछ रहे हैं कि आज तो विवेचना के दिन है, क्या अब विवेचना किसी और दिन आएगी? तो उनको ये बता देना ज़रूरी है कि विवेचना अब शनिवार को और दुनिया जहान अब आप रविवार को सुन सकते हैं। इसके अलावा एक टिप्पणी, आपके पास कोई वात्सल्य टिप्पणी? जी, मैं देख रहा हूँ कि एक नुपुर शर्मा से लेकर कई लोग सवाल कर रहे हैं। इसमें है पुनीत कुमार, ये भी सवाल पूछ रहे हैं क्या उनसे ये जानबूझ के कराया गया है? लगता तो नहीं है फिलहाल। इस तरह के स्पष्टीकरण आ चुके हैं पार्टी की तरफ से, और बेहतर इसके बारे में कोई भी राजनीतिक दल ही बता सकता है। इसके बारे में हम कोई जानकारी शायद ही दे पाएं। कई लोग एक ही कमेंट को मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह बार बार पेश कर रहे हैं। आप एक ही बार करिए, हम एक बार में पढ़ लेंगे। और अगर कोई खास जैसे कमेंट, एक बहुत अच्छा कमेंट आया है, रमेश ठाकुर ने अंग्रेजी में कमेंट किया है, मैं पढ़ देता हूँ। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोटेक्शन टू एवरीवन फॉर देयर फेथ एंड बिलीफ। यानी हम एक विविधता से भरे देश हैं और हमारा संविधान विश्वास को बढ़ावा देने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए अधिकार देता है। तो ये कुछ खास टिप्पणियां थी वात्सल्य आज के लिए। जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी सोच समझ कर विषय को आगे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। खैर, ये अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय है। बहुत शुक्रिया अंजुम। आगे बढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर देश और दुनिया में जो विरोध हो रहा है, उस पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी अपनी राय रखी है। उनसे खास बातचीत की है बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने। हर मजहब, हर धर्म का एक सेंसिटिव पॉइंट होता है, हर मजहब के लिए। इस्लाम के लिए भी एक सेंसिटिव पॉइंट है कि रसूल अकरम की पर्सनैलिटी इज़ बियॉन्ड कमेंट एंड डिस्कशन। उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और ये जो बयानात का आपने जिक्र किया है, वो दोनों बयानों में, हालांकि अब वो हटा दिए गए हैं, अब आसानी से मिलते भी नहीं है, यही कहा गया, उनकी पर्सनैलिटी पे कमेंट किया गया। उनके मुतल्लिक़ कहना मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करता है, न कभी किया है। जो चाहे वो हिंदुस्तान में हो, बर्रे सगीर में हो, मालदीव में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो या अफ्रीका में हो, उसका असर एक ही होता है। ये रिएक्शन जो हुआ है, ये पूरी दुनिया में हुआ है। पूरे दुनिया के मुसलमानों को इससे ठेस पहुंची है। और सिर्फ ये कह देना सरकार की तरफ से कि साहब ये इंसिडेंटल था, या ये कि उन लोगों ने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बोल दिया, ये सब गलत है। असली बात जो है वो ये है
कि ये एक पॉलिसी के तहत होता है। लेकिन इस पर भी भारत में दो तरह की राय हो रही है। एक तबका जो है वो ये कह रहा है कि भारत में अगर मुसलमानों पर कुछ होता है, दंगे फसाद या दूसरे तरह के कुछ कानून बनाए जाते हैं जो कि एलिजिडली एंटी माइनॉरिटीज़ एंटी मुस्लिम्स हैं, तब ये मुस्लिम ममालिक तो खामोश रहते हैं। दूसरी एक पॉलिसी है जो कि वो ये कह रही है कि ये इस्लामिक ममालिक हैं वो चाहे चीन का मुद्दा हो या सीरिया हो या और दूसरे मामलों में तो खामोश रहते हैं। ख़ुद पाकिस्तान में जिस तरह से अहमदियास को या शियाओं को ट्रीट किया जाता है, वहाँ ये कुछ नहीं बोलते हैं। भारत के अंदरूनी मामलों में मदाखलत है। और एक तबका जो मुसलमानों को ये कह रहा है कि आप हमारी एक्चुअल परेशानियों पे तो खामोश रहते हैं, आ जाओ। ये दो अलग अलग जो रिएक्शंस आ रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो बात, दूसरे मुल्कों की क्या नीति है वो जाने, समझे साहब, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा इस मौके पे। वो क्यों चीन पे नहीं बोलते हैं, सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, वो उनसे पूछिए वो क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों बोले हमारे मामले पे, ये भी उसका जवाब वो देंगे। मगर पॉइंट ये है कि ये एक इतना सेंसिटिव मैटर था कि वो चुप नहीं रह सकते थे, खुद उनकी पब्लिक खफा था जी। और कतर ने भारत से माफ़ी तक की मांग की है। इस पर भारत में कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन या उनकी पार्टी से जुड़े किसी शख्स के बयान पर नाराज़गी है। इसमें भारत सरकार या भारत देश क्यों माफ़ी मांगे, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या भारत को माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए, क्या आप कहेंगे? देखिए, दो अलग अलग बातें। ये कहना कि एक व्यक्ति का बयान था जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है। ऑफिशियल स्पोक्समैन ऑफ एनी पार्टी, और ख़ास तौर पे वो पार्टी जो कि हुकूमत की पार्टी है, वो बयान ऐसे नहीं दिया जाता है। दूसरी बात ये है कि ये बयान सिर्फ इकलौता बयान नहीं है। पिछले चंद महीनों में इस तरह के बहुत बयान आए हैं। ये जितने धर्म संसद हुए हैं, कभी हरिद्वार में हुआ है, कभी यहाँ हुआ है, कभी वहाँ हुआ है, उन सब में इस किस्म की बातें कही गई। अल्फाज ये ना रहे हो, मगर इस किस्म की बातें कही गई हैं माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे मुसलमान माइनॉरिटी के ख़िलाफ़। सरकार चुप रही। अगर एक्शन भी लिया तो बहुत अरसा गुजरने के बाद कहीं FIR दर्ज हो गई, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, यानी कि बेमानी है। तो ये अचानक ये चीज़ नहीं हुई है, ये चीज़ बिल्डअप हो रही थी और इसको सरकार टॉलरेट कर रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है, सरकार क्यों टॉलरेट कर रही थी? इसलिए कि सरकार की एक पॉलिसी है जिसका कि इकरार नहीं मिलेगा आपको। तो क्या भारत सरकार को आपके हिसाब से माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, मैं माफ़ी पे नहीं जाता हूँ। माफ़ी से पहले बहुत से ऐसे दर्जे होते हैं, जैसे कि जब कोई बदमज़गी हो मुल्कों के दरमियान, तो उसको डिप्लोमेसी में उससे डील करने के बहुत से तरीक़े हैं। और अंजुम शर्मा, जैसा आप जानते हैं कि आज की तारीख यानी 10 जून का इंतजार बहुत से लोगों को था, खासतौर पर जो राजनीति में सक्रिय हैं, क्योंकि आज राज्यसभा के लिए 57 सीटों पर चुनाव हुआ है। और हम बता दें अपने सुनने वालों को कि उत्तर प्रदेश की 11 सीटों समेत 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए, यानी वहाँ किसी तरह के चुनाव की ज़रूरत नहीं पड़ी। नजरें 16 सीटों पर ज़रूर थी, इन्हीं पर मुकाबला होना था। पेच जो था वो 4 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा में फंसा हुआ था, और बड़ा दिलचस्प पेच फंसा हुआ था। ऐसा कि सियासी खींचतान, गुणा गणित की बातें हो रही थी, क्रॉस वोटिंग की आशंका भी अरसे से लगाई जा रही थी। लेकिन अंजुम, हुआ क्या आज पूरे दिन? वात्सल्य 9 बजे से 4 बजे तक मतदान का समय था, आप जानते हैं। तो मतदान हुआ, महाराष्ट्र में 6 सीटें थीं और उम्मीदवार ज़्यादा थे इस बार, तो बहुत कांटे की एक तरीके से टक्कर थी। लेकिन उससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक हैं, उनकी अस्थायी जमानत जो है वो खारिज कर दी और वो वोट नहीं दे सके, ऐसा बोला गया। नवाब मलिक और अनिल देशमुख दोनों लोग जी। आप जानते हैं बीजेपी ने वहाँ पर 3 उम्मीदवार उतारे थे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक। इसके अलावा शिवसेना के 2 उम्मीदवार थे, एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को उतारा था। राजस्थान में जो आप क्रॉस वोटिंग की बात कर रहे हैं, राजस्थान में वो क्रॉस वोटिंग का दावा दरअसल सुभाष चंद्रा ने किया था और काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहे। तो 4 सीटें वहाँ से थी। अपनी जीत का भी दावा किया था। क्या नतीजे? दरअसल नतीजे अभी तक वात्सल्य इसलिए नहीं आ पाए हैं क्योंकि भाजपा ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में रूल्स यानी नियमों का उल्लंघन किया गया है और इलेक्शन कमीशन को एक पिटीशन दी है। अब इलेक्शन कमीशन उस पर विचार करेगी और उसके बाद वोटिंग के जो नतीजे हैं
वो आएंगे, देखते हैं वो आएंगे, और जब भी वोटिंग के नतीजे आएंगे तो हमारे श्रोता जो हैं वो bbchindi.com पर जाकर सुन सकते हैं। लेकिन आपसे मैं एक नतीजा जानना चाहूँगा, जो आज एक फिल्म आई है उसका क्या नतीजा है समीक्षकों की नज़र में? बॉक्स ऑफिस का नतीजा तो बाद में पता चलेगा, लेकिन समीक्षक आखिर क्या कह रहे हैं? फिल्म कौन सी है? एक नई फिल्म आई है, अब 10 जून को रिलीज हुई है, यानी आज। नाम है घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रिया हूँ, बाकायदा ही ले जा रिया हूँ है। और फिल्म का स्क्रीन प्ले और निर्देशन अनामिक हक्सर का है। इसमें छोटे ब्रेक के बाद आपको रघुवीर यादव अपने पुराने अंदाज में देखने को मिलेंगे। लेकिन फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, फिल्म में क्या क्या है, यही जानना चाहा मैंने फिल्म क्रिटिक अर्नब बनर्जी से। एक अनोखे टाइटल के साथ एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रिया हूँ। अनामिका हक्सर की ये पहली फिल्म है, इससे पहले वो शॉर्ट फिल्म बना चुकी हैं और मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अनोखी फिल्म के साथ और बहुत ही बेहतरीन फिल्म के साथ उन्होंने धमाकेदार एंट्री ली है एज अ डायरेक्टर। अर्नब, इस फिल्म का नाम ऐसा क्यों है, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रिया हूँ? थोड़ा सा ले जा रिया हूँ में डायलेक्ट आती है, टच आता है देसी। जो क्वर्की सा एक टाइटल है वो अनामिका हक्सर अपनी आंट की वजह से है। उन्होंने एक बार कहा था एक टांगे वाला उनको ले जाने के लिए मना कर देता है, बहुत साल पहले की बात है, ये कह के कि मुझे तो घोड़े को जलेबी खिलाने आना है। उससे वो टाइटल अनामिका हक्सर के दिमाग में रहा और उन्होंने इस फिल्म में यूज किया। ये एक एब्सर्डिस्ट ड्रामा जिसको हम कह सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ टाइटल है। अच्छा, फिल्म के कहानी और किरदारों के बारे में कुछ बताइए। यह फिल्म पुरानी दिल्ली में रहने वाले उन लोगों की कहानी है जिनको हम देखते तो हैं लेकिन शायद उनके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। पत्रू यानी रविंद्र साहू एक पॉकेट मार है और बैंड में काम भी करता है। वो अपने पिता की देखभाल करता है और कहीं ना कहीं एक सपना भी लेके वो घूमता है, नहीं उसको अगर 1 करोड़ मिल जाए तो बहुत सी विधवाओं की सेवा करेगा, बच्चों को एजुकेशन देगा और अपने दोस्त की भी मदद करेगा। अब आप ऐसा सोच नहीं सकते हैं कि जो इतना गरीब आदमी है, इतना बुरा काम भी करता है, उसके भी सपने इतने बड़े हो सकते हैं, यानी अच्छे नोबल कॉज के लिए सपने हो सकते हैं उसके। यानी ये सपनों की कहानी है, एक तरह से डॉक्यूमेंट करती है उनकी जिंदगी के बारे में। सड़क पे रहने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी से हम बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं और उन लोगों की एक जिंदगी है, यानी वो सपना भी देखते हैं, वो मेहनत भी करते हैं और उन सपनों को लेकर और उनकी जो हकीकत को लेकर ये फिल्म है। पत्रू वहाँ पे जो हेरिटेज वॉक कराते हैं आकाश जैन, उनके क्लाइंट्स चोरी करके खुद भी हेरिटेज वॉक कराने लगता है और इस दौरान हमें वो दुनिया नजर आती है जो गरीबों की दुनिया है, सैनिटेशन वर्कर्स हैं जिनकी जिंदगी में शायद कुछ भी सवेरा नहीं है। ये करते करते हम देखते हैं बहुत सारे इंटरव्यूज जो एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर नजर आते हैं, यानी असली जिंदगी में जो ये काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ इंटरव्यूज, और ये नॉन लीनियर फॉर्मेट में चलती है, यानी ऐसी कोई कहानी नहीं है कि एक जगह शुरू होती है और एक जगह खत्म होती है। जितनी आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ, यानी फिल्म से हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे हम बड़े शहर के रहने वाले हों या छोटे। ना सिर्फ दिल्ली वालों को बल्कि जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनको भी ये फिल्म कहीं ना कहीं छुएगी, क्योंकि ऐसे लोग हर शहर में हैं, हर गांव में हैं, जिनके साथ आप कुछ रियल लोग भी देखेंगे, लेकिन जो एक्टर्स हैं इसमें वो बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, यानी रविंद्र साहू हैं, ये गोपालन है और लोकेश जैन है, रघुवीर यादव तो हैं ही जो एक ज़बरदस्त एक्टर हैं। अर्नब, फिल्म पर एक फाइनल कमेंट, देखें तो क्यों और ना देखें तो क्यों ना देखें? ये फिल्म एक इतनी लेयर्ड फिल्म है कि मैं कहूँगा कि शायद एक बार देखकर आपको बहुत कुछ नहीं भी समझ में आ सकता है। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कहूँ कि ये बहुत ही टेढ़ी फिल्म है। ये फिल्म एक ज़बरदस्त अनोखी किस्म की फिल्म है जो शायद कई सालों में बन के आई है और मैं इस फिल्म को ज़रूर रेकमेंड करूँगा। और अब बात खेल की कर लेते हैं चलते चलते। वात्सल्य, कल मैच देखा आपने? जी, मैच देखा और भारतीय फैंस थे वो बड़े निराश हुए क्योंकि भारत ने एक बड़ा स्कोर लगाया था। 2020 का मुकाबला था ये भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, जहां बैठे हुए वहां से कुछ किलोमीटर दूर ही जो अरुण जेटली स्टेडियम है, लौटते में जहां आप लाइट भी देख रहे थे, मेट्रो से नजर आ रहा था, तो उसी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा था। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता था, भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया और ईशान किशन ने जबरदस्त बैटिंग की, 11 चौके 3 छक्के लगाए, 76 रन बनाए और भारत ने 20 ओवर में जो स्कोर खड़ा किया वो 211 रन था, 4 विकेट के नुकसान पर। और भारतीय फैंस मान बैठे थे कि भाई 211 रन का स्कोर है, पीछे लगातार 12 मैच हम जीत के आ रहे हैं,
दक्षिण अफ्रीका को तो हम जीत हरा ही जाएंगे, लेंगे। हाँ। लेकिन उसके बाद जो खेल में बदलाव आया, जैसे कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस, श्रेयस अय्यर ने एक कैच टपका दिया रासी वान डर दुसे का। ये नाम थोड़ा सा इनका सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो जानते हैं। और वो कैच टपकाया, तब तक वो रन ए बॉल रन बना रहे थे, लेकिन उसके बाद वो ऐसा छा गए कि उन्होंने नाबाद 75 रन बनाए, 5 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए, और वहां से खेल बदल गया। भारतीय बॉलर जो अच्छे नजर आते हैं उनमें से कोई बॉलर अच्छा नजर नहीं आया, और इस सीरीज में 1-0 से भारतीय टीम फिलहाल पिछड़ गई है। तो ये थी पूरी खेल की जानकारी, कल मैच में क्या क्या हुआ, और जब जब ऐसे मैच होंगे हम आपके लिए इस तरीके के एनालिसिस लेकर आते रहेंगे। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के एडिटर थे रेहान फजल और स्टूडियो मैनेजर थे तिलक राज भाटिया और राजेश चौहान। कल शाम 7:30 बजे आपसे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन आप सुनेंगे विवेचना। आज के लिए मुझे और अंजुम शर्मा से दें मुलाकात।